ये आपका आज का संपादकीय पाठ है। देखिए, संपादकीय पाठ ये आर्टिकल एडिटोरियल आपको प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और इंटरव्यू हर जगह मदद पहुंचाते हैं। एक सामान्य जानकारी भी आप लोगों को यहाँ से मिल जाती है। विकास में राज्यों की जिम्मेदारी। तो आप देखिए, केंद्रीय बजट को मुख्य धारा के मीडिया से लेकर इंटरनेट मीडिया और विभिन्न औद्योगिक संगठनों के अलावा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी चर्चा मिलती है। देखिए, बजट शब्द का उल्लेख हमारे संविधान में नहीं है, ये बात आप लोगों को याद रखना चाहिए। वार्षिक वित्तीय विवरण की बात की गई संविधान के अनुच्छेद 112 में, जबकि राज्यों के बजट को उतना महत्व नहीं मिलता है। चूंकि इन दिनों राज्यों के बजट पेश हो रहे हैं, इसलिए यह सवाल उठ रहा है, क्योंकि उन पर कहीं उतनी चर्चा सुनाई नहीं पड़ रही है। हमें यह नहीं भूलना होगा कि देश संघीय ढांचे के अनुसार चलता है और जहां राज्यों के पास अहम जिम्मेदारियां हैं। हैरानी की बात है कि आम जन से लेकर उद्योग संगठन राज्यों की नीतिगत क्रियाकलापों को लेकर उदासीन रहते हैं, और यही बात मीडिया के एक तबके के लिए भी कही जा सकती है। राज्यों की राजनीति में नए प्रयोगों के लिहाज से उन पर नजर रखना और जरूरी हो गया है, क्योंकि ये प्रयोग आर्थिकी पर भी असर करते हैं। और किसी भी लोकतंत्र में सत्ता और जिम्मेदारी के बीच संतुलन बना रहना चाहिए। राज्यों का सिर्फ सत्ता से उभरने वाली ताकत का इस्तेमाल और अपनी जिम्मेदारियों से मुकरना लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। राज्य सिर्फ मुक्त की रियायतें देकर नहीं चल सकते हैं, उन्हें अपने राज्यों में जीवन एवं कामकाज को सुगम बनाने के लिए बदलाव भी करने होंगे। क्या आप देखिए, अच्छे वेतन वाली नौकरियों के बिना प्रत्येक भारतीय के लिए बेहतर जीवन स्तर प्राप्त कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं। हर भारतीय की जीवन स्तर को ऊपर उठाने का रास्ता अच्छे और ठोस रोजगारों से ही गुजरता है, और मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र का मजबूत होना रोजगार बढ़ाने के लिए बहुत जरूरी है। लेकिन भारत में मैन्युफैक्चरिंग दूसरे एशियाई देशों में जितना तेजी से क्यों नहीं बढ़ रहा है? किसी भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को जरूरी 6 चीजें चाहिए। देखिए, जरूर नोट कर लीजिए। जैसे जमीन हो गया, मजदूर हो गए, लेबर की बात हो रही, पूंजी, बिजली, परिवहन और उत्पादन बनाने की आजादी यानी स्केल। इनमें से 5 जमीन, मजदूर, बिजली, परिवहन, स्केल सीधे सीधे राज्यों के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। फिर भी कितनी राज्य सरकारों ने इन चीजों में सुधार को प्राथमिकता दी है? बाजार में प्रतिस्पर्धा क्षमता बढ़ाने के लिए बजाय राज्य सरकारों ने इन क्षेत्रों में कई दिक्कतें बने रहने दी हैं। जमीन खरीदने में बड़े झंझट, कागजी कार्रवाई और भ्रष्टाचार की वजह से दाम बहुत बढ़ जाते हैं। पुराने और कालबाह्य श्रम कानूनों के कारण नई भर्तियां मुश्किल में हैं, और किसानों को मुफ्त बिजली देने की वजह से उद्योगों को मिलने वाली बिजली महंगी पड़ती है। और शहरों में आप देखिए, परिवहन के मोर्चे पर कायम समस्याओं के चलते ढुलाई हुई मुश्किल और महंगी है। अनावश्यक कागजी कार्रवाई की वजह से आप देखते हैं छोटे और मझोले उद्योगों को आगे बढ़ने में मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, और इसके ना बढ़ पाने के चलते उनकी औसत लागत ऊंची रहती है और वे उपलब्ध आर्थिक अवसरों का समुचित लाभ नहीं उठा पाते हैं। उत्पादन महंगा होने ये उद्यम अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा में भी पिछड़ जाते हैं, और इससे पर्याप्त मात्रा में रोजगार के अवसर सृजित नहीं हो पाते और निवेश भी आकर्षित नहीं हो पाता। मैन्युफैक्चरिंग में भारत अगर अपेक्षित स्तर नहीं हासिल कर पा रहा है, तो उसके लिए राज्यों की भूमिका को अनदेखा नहीं किया जा सकता है, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग के लिए आवश्यक 6 में से 5 पहलुओं की कमान राज्यों के हाथ में है। और आप देखेंगे कि राज्यों के हाथ में देश का भविष्य संभालने की जिम्मेदारी है। उन्हें उद्योगों और रोजगार बढ़ाने के रास्ते में आने वाली अड़चनें दूर करनी चाहिए, निवेश लाना चाहिए और लोगों को रोजगार दिलाने चाहिए। रोजगार के मामले में आप देखें, तरह तरह के आरक्षण संबंधी प्रावधान स्थानीय लोगों को प्राथमिकता देने वाले दबाव से निपटना चाहिए, क्योंकि ऐसे पहलू निवेशकों को प्रभावित करते हैं। भारत में अधिकांश काला धन और भ्रष्टाचार रियल एस्टेट से जुड़ा है। जमीन की कीमतों में हेरफेर, जमीन के कागजात सही ना होना और इन सब की अवैध कमाई होती है, और जनता का भरोसा टूटता है। राज्यों के मुख्यमंत्री साफ सुथरे जमीन रिकॉर्ड, डिजिटल लेनदेन और रियल एस्टेट में साफ सुथरी व्यवस्था क्यों नहीं लागू करते? और जनता भी अपने राज्य की सरकारों से कड़े सवाल नहीं करती है। अपने आखिरी बार अपने मुख्यमंत्री से रोजगार, शहर के परिवहन ढांचे और व्यवस्था, या फिर अपने शहर में सुखपूर्वक रहने की सुविधा के बारे में कब सवाल किया था? या फिर शहरों के बेतरतीब विस्तार के बारे में कब सवाल उठाए थे? हर राज्य सरकार जब बजट पेश करे तो हमें हर संभव तरीके से सवाल पूछने चाहिए। मसलन पिछले साल राज्य में कितनी नई नौकरियां बनी, लेकिन इतनी हिम्मत किस में है, ये भी तो आप जानते हैं। कारोबारी सुगमता में राज्य ने कितनी प्रगति की है? इस साल बजट में कौन से सुधारों की घोषणा की गई ताकि नौकरियों के अवसर बने? गूगल मैप्स पर देखे जाने वाले सफर के औसतन समय में कितना सुधार हुआ है? सफर को सुगम बनाने एवं उसमें समय की कटौती के लिए बजट में क्या प्रावधान किए गए हैं?
आम जन की तरह CII, फिक्की और एसोचैम जैसे उद्योग संगठनों को भी राज्य इकाइयों के जरिए प्रदेश की बजट पर चर्चा करते हुए सवाल उठाने चाहिए। जैसे जमीन खरीदने को सुगम बनाने के लिए क्या कदम उठाए गए, नए उद्योगों को प्रोत्साहन देने के लिए कौन कौन सी प्रक्रियाएं आसान बनाई गई, राज्य में निवेश आकर्षित करने के लिए कौन सी नीतियां अपनाने की तैयारी है। और समय आ गया आम जन से लेकर मीडिया भी राज्य सरकारों की जवाबदेही को बढ़ाए। अब सिर्फ मुफ्त सुविधाओं की आड़ में काम चलाने के सिलसिले को जारी नहीं रखा जा सकता। राज्य सरकारों को भी तरक्की की राह में अपनी भूमिका के साथ न्याय करना होगा। एक नागरिक मतदाता और करदाता के रूप में हमें भी उनके कमतर प्रयासों से संतुष्ट नहीं रहना होगा। राज्य सरकारें नाकाम रहेंगी तो अंततः नुकसान हमारा ही होगा। भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का काम राज्यों की सार्थक भूमिका के बिना संभव नहीं है। स्तंभकार IMF के कार्यकारी निदेशक, भारत की मुख्य आर्थिक सलाहकार और इंडिया @ पुस्तक के लेखक भी है। इनका नाम है प्रोफेसर KV सुब्रमण्यम। इनके द्वारा यह आर्टिकल लिखा गया है। और देखिए, किसी भी क्षेत्र को पीछे छोड़कर हम लोग आगे नहीं बढ़ सकते। ये बात आप लोगों को याद रखना चाहिए। हर किसी की भागीदारी रहेगी तभी हम लोग विकसित देश भी बन पाएंगे। IMF की बात करें तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की बात हो रही है। इसके बारे में जरूर याद रखा करिएगा। इस तरह के संस्थानों से हर साल आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेता है। और 1 जुलाई 1944 में इसकी स्थापना हुई थी। अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान है। वॉशिंगटन DC USA में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। वर्तमान में 191 मेंबर हैं, इसके सदस्य हैं, ये भी याद रखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक सहयोग को बढ़ावा देना, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को सुविधाजनक बनाना, सतत आर्थिक विकास को बढ़ावा देना, भुगतान संतुलन की कठिनाइयों का सामना कर रहे सदस्यों को संसाधन उपलब्ध कराना और अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संकट से उबरने में सहायता करना, रोकना इसका काम है एक तरह से। भाजपा मुख्यमंत्री चयन की कसौटी। प्रधानमंत्री मोदी लंबे समय तक काम करने वाले अनुभवी और परिचित लोगों की टीम खड़ी करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी रेखा गुप्ता दिल्ली की मुख्यमंत्री बनी तो उन्हीं की बात हो रही, राजनीति की बात हो रही। पढ़ना हो तो पढ़ सकते हैं। इसकी PDF आपको एजुकेशन सर्कल प्लेटफॉर्म है ना टेलीग्राम पर, वहां मिल जाएगी। देखिए, ये है दिल्ली। विधानसभा में 70 सीटें हैं, राज्यसभा में 3 सीटें हैं, लोकसभा में 7 सीटें हैं। और यहाँ अगर आपको विधानसभा का चुनाव कहीं भी लड़ना है विधानसभा का, तो आपकी उम्र कितनी, कम से कम 25 साल होनी चाहिए। अधिकतम उम्र की कोई सीमा नहीं रखी गई है। ये चुनाव करवाता कौन है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, भारतीय निर्वाचन आयोग, एक संवैधानिक संस्था है। संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत चुनाव आयोग की स्थापना की बात की गई। 25 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी। 25 जनवरी को आप लोग मतदाता दिवस मनाते हैं। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। सुकुमार सेन पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे। ये आत्मशोधन, यह आवश्यक नहीं है कि हर कोई ध्यान के सोपानों पर पग रखता हुआ जीवन के परम लक्ष्य आत्मा के शोधन तक पहुंच सके। साधना एवं योग के लिए सतत अभ्यास और तीव्र वैराग्य अनिवार्य है, जो आम मनुष्यों के लिए कठिन है। इस अवस्था तक पहुंचने से पहले कला, साहित्य एवं अध्यात्म 3 सरल सोपान हैं जो आत्मा के परिशोधन के लक्ष्य को साधने में सहायता करते हैं। भौतिकता और उथल पुथल से उबा हुआ मन कला में आधार ढूंढता है। यह किसी भी रूप में संभव है, जैसे कि प्रकृति में बिखरे सौंदर्य पर मोहित होना, उसे सहेजना, किसी कला को सीखना, उसमें महारथ पाना, स्वयं सृजन करने को प्रेरित होना इत्यादि। और इसके बाद साहित्य का स्थान आता है। संवेदनशील मन में कई प्रश्नों के बीज अंकुरित होने लगते हैं। इन्हें विशेष खाद पानी की आवश्यकता होती है। प्रथमतः साहित्य में रुझान कथा, कविता तक सीमित हो सकता है। जैसे जैसे बुद्धि की परिधि विस्तृत होने लगती है, चित्त में ज्ञान का प्रकाश फैलने लगता है। व्यक्ति और अधिक जिज्ञासु होकर यथार्थवादी साहित्य ज्ञानपरक पुस्तकों की ओर उन्मुख होने लगता है। और कला, साहित्य विखरे हुए मन को संभल देते हैं, परंतु प्रश्नों के सटीक उत्तर, परम शांति और संतुष्टि अंततः अध्यात्म की शरण में ही मिल पाती है। और अंततः ईश्वर की सत्ता को स्वीकार कर लेना, अपने अह को तिरोहित कर देना अध्यात्म ही सिखाता है। आध्यात्मिकता का संबंध अपने स्वर की खोज में लग जाता है। और इस स्वर को खोजने की यात्रा में अनुभव होता है कि वृष्टि से समष्टि को हो जाने में ही परम सुख है। संवेदनशीलता एक जिम्मेदारी के साथ समस्त जीवों के लिए जाग जाती है। आध्यात्मिक होने का अर्थ कर्म कांडों का दिखावा नहीं, अपितु ईश्वर प्रदत्त समस्त कार्यों का पूर्ण निष्ठा के साथ संपादन करने से है। अच्छा कॉलम लिखा जाता है, इंटरेस्टिंग, दिलचस्प। ये आप देखेंगे। अनर्गल टिप्पणियों का जवाब। मध्य प्रदेश के छतरपुर में बाबा बागेश्वर धाम मेडिकल साइंस रिसर्च सेंटर की आधारशिला रखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाकुंभ का उल्लेख करते हुए जिस तरह कुछ विपक्षी नेताओं पर निशाना साधा, क्योंकि विपक्षी नेता भी आप देखते हैं महाकुंभ के बारे में कह रहे हैं ना, उसी की बातें हो रही हैं। इसमें आप देखिए करोड़ों लोगों ने, आप देखिए, मैं आप लोगों को कहता हूं कि राजनीति अलग मामला है और धार्मिक अलग मामला है। और आप देखते हैं कि वहां बेशक इसमें कोई दोहराय नहीं होना चाहिए।
50-60 करोड़ के करीब लोगों ने नहाया, आप देखते हैं कि, और वहाँ उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी को, भारत की इकोनॉमी को उससे बूस्ट मिला होगा, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि बहुत सारे लोगों को वहाँ रोजगार मिला है। तो उसी को लेकर प्रधानमंत्री साहब कह रहे हैं, जवाब दे रहे हैं। बजट का सदुपयोग, उत्तराखंड को दशा दिशा देने और जनाकांक्षाओं के दबाव से निपटने के लिए वित्तीय वर्ष 2025-26 के बजट में सरकार का परिश्रम झलका है। विधानसभा ने बजट पर अपनी मोहर लगा दी है। आगामी 1 अप्रैल से प्रदेश की व्यवस्था नए बजट से संचालित होगी। वार्षिक बजट का आकार 1 लाख करोड़ रुपए को पार करने के साथ ही सरकार की चुनौती बढ़ गई है और चालू वित्तीय वर्ष में विकास कार्यों को गति देने की सरकार की तैयारी पर पहले लोकसभा चुनाव फिर नगर निकाय चुनाव की आचार संहिता ने ब्रेक लगाए। पूंजीगत मद की बजट राशि के खर्च के आंकड़े इसकी पुष्टि कर रहे हैं। 10 महीने वेतन के बाद भी इस मद में 7,000 करोड़ की राशि उपयोग में लाई जा सकी। शेष 2 माह के भीतर इतनी ही राशि खर्च होगी, इसकी संभावना कम ही है। ऐसे में नए वित्तीय वर्ष विकास कार्यों को तेजी से पूरा करना होगा। सशक्त उत्तराखंड का निर्माण सरकार का संकल्प है। संकल्प का धरातल पर आकार ले, इसके लिए सरकारी विभागों को दृढ़ इच्छा शक्ति और नियोजित ढंग से कदम आगे बढ़ाने होंगे। पिछले वित्तीय वर्ष के आंकड़े बताते हैं कि बजट खर्च के मोर्चे पर प्रशासन सुधारने की आवश्यकता है। बजट आकार भले ही बढ़ाया गया, लेकिन निर्माण एवं कल्याण कार्यों की धनराशि तेजी से खर्च करने की विभागों की क्षमता में वृद्धि नहीं हुई। इन कमियों को दूर करने के लिए आगे गंभीरता से कार्य करना चाहिए। देखिए, उत्तराखंड की बात हो रही है। ये आप देखिए, देहरादून इसकी राजधानी देखने को मिलेगी। उत्तर प्रदेश से अलग करके बनाया गया था। कब? 9 नवंबर सन 2000 में। गुरमीत सिंह यहाँ के राज्यपाल हैं। पुष्कर सिंह धामी यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। इसकी सीमा अंतर्राष्ट्रीय चाइना नेपाल से लगती है। राज्यों में हिमाचल प्रदेश उत्तर प्रदेश से लगती है उत्तराखंड की सीमा। विधानसभा में 70 सीटें, राज्यसभा में 3 सीटें, लोकसभा में 5 सीटें और 53,483 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है आपका क्या हरियाणा। तंबाकू मुक्त भारत का सपना। तो झारखंड सरकार ने निकोटीन और तंबाकू युक्त गुटखा और पान मसाला के उत्पादन, वितरण, बिक्री, भंडारण पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है। यह कदम न केवल जन स्वास्थ्य की रक्षा करेगा, बल्कि राज्य की नई पीढ़ी को तंबाकू के जाल में फंसने से भी बचाएगा। खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम 2006 और खाद्य सुरक्षा और मानक बिक्री पर प्रतिबंध और प्रतिबंध विनियमन 2011 के तहत लागू। यह प्रतिबंध अगले 1 साल तक प्रभावी रहेगा। समीक्षा के बाद इसे आगे बढ़ाने पर विचार किया जाएगा। तंबाकू और गुटखा उत्पादों का सेवन गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं को जन्म देता है, जिनमें कैंसर, हृदय रोग, फेफड़ों की बीमारियां और दांतों के विकार प्रमुख हैं। और मैं तो ये सोच के आप देखते हैं कि क्या होता है, आश्चर्यचकित होता हूं कि वो उस पर लिखा हुआ है कि गुटखा खाने से कैंसर होता है, फिर भी लोग खा रहे हैं। और मैंने शराब के नीचे ऊपर लिखा हुआ है कि शराब पीना शरीर के लिए, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। नीचे मैंने देखा कि लाइन लगी हुई है लेने वालों की। तो गजब अजब गजब है ये। वही हाल है कि आगे लिखा हुआ है कि आगे मोड़ है, खतरा है, फिर भी आप जाके वहां एक्सीडेंट कर ले अपना। और आप देखिए, झारखंड में हर 1 लाख की आबादी पर लगभग 70 लोग कैंसर से ग्रस्त हैं और जिनमें से 40 से 45 मरीज मुंह के कैंसर के शिकार हैं। यह बताता है कि गुटखा और पान मसाला के सेवन किस कदर स्वास्थ्य संकट को बढ़ा रहा है। बहरहाल, झारखंड में गुटखा और पान मसाला का एक बड़ा कारोबार है, जिसमें हजारों लोग प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए हैं। इस प्रतिबंध के लागू होने से इनकी आजीविका प्रभावित हो सकती है। यह आवश्यक होगा कि सरकार इन लोगों के पुनर्वास और वैकल्पिक रोजगार के लिए नीतियां बनाए। इसके अलावा गुटखा और तंबाकू उत्पादों पर प्रतिबंध के बावजूद इनकी अवैध बिक्री और तरक्की की संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता है, क्योंकि बिहार में आपने देखा है शराबबंदी होने के बाद भी शराब मिल रही है वहाँ, और उसकी आप देखते हैं कि क्या अवैध बिक्री भी हो रही। कई राज्यों में जहां गुटखा तंबाकू उत्पादों पर प्रतिबंध लगाया गया, वहां अवैध कारोबार का समानांतर बाजार विकसित हो गया है। अगर झारखंड में भी इस पर सख्ती से निगरानी नहीं की गई तो प्रतिबंध प्रभावी तरीके से लागू नहीं हो पाएगा। इसलिए सरकार को इस दिशा में ठोस रणनीति अपनानी होगी, जिसमें सघन छापेमारी, आहार पूर्ति श्रृंखला की सख्त निगरानी, जन जागरूकता अभियान शामिल हो। यह प्रतिबंध एक आदत के खिलाफ लड़ाई है और गुटखा और पान मसाला का सेवन एक लत बन चुका है, जिसमें छुटकारा पाना आसान नहीं है। यह न केवल व्यक्तिगत स्तर पर बल्कि सामाजिक स्तर पर भी गहरी जड़ें जमा चुका है। इसलिए इसे केवल कानूनी उपायों से खत्म करना संभव नहीं है। इसके लिए बड़े पैमाने पर जन जागरूकता अभियान चलाने की जरूरत होगी, और ताकि लोगों को इस बुरी आदत को छोड़ने के लिए प्रेरित किया जा सके। स्वास्थ्य सेवाओं पर बढ़ता खर्च और कार्यकुशलता की कमी देश के विकास में बाधा डालती है। अगर केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर पूरे देश में इस तरह का प्रतिबंध लागू करें तो आने वाले वर्षों में तंबाकू मुक्त भारत का सपना साकार हो सकता है। पूरे देश में गुटखा और तंबाकू उत्पादन पर प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए। और देखिए, एक और बात मुझे समझ में नहीं आती है कि वो, मैं दुकान पे कई बार देखता रहता हूँ कि लोग आटा खरीदते हैं आधा किलो और गुटखा खरीदते हैं 40 रुपए वाला। समझ रहे, उनके लिए इतना जरूरी रहे, आटा से जरूरी है गुटखा। ये आप देखिए, झारखंड है, रांची इसकी राजधानी देखने को मिलेगी। इसकी सीमा बिहार, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल से लगती है। विधानसभा में आप देखेंगे कि कितनी
सीटें हैं यहाँ 81 सीटें हैं, राज्यसभा में 6 सीटें हैं, लोकसभा में 14 सीटें हैं, 79,716 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। 15 नवंबर सन 2000 में बिहार से अलग करके बनाया गया था। एक दिन मैंने नहीं बताया था आप लोगों को कि वो मैं एम्स गया हुआ था, भोपाल की बात कर रहा हूँ, वहाँ कोई मेरा मिलने वाला आया हुआ था, उसे दिखाना था, तो मैं मिलने गया हुआ था। तो वो एक लड़का उनके साथ था, छोटा सा था, 11वीं 12वीं में पढ़ता होगा, उसे गुटखे की इतनी बुरी लत थी, वो सबसे मांगते फिर रहा था। मुझसे कह रहा है कि भैया आप गुटखा खाते हो? वो बोला प्लीज दे दो, वो बड़ा बुरा लग रहा है, बड़ा मूड खराब है। तो मैंने देखो गुटखे से इसका मूड सही हो रहा है। वो मैंने हॉस्पिटल की नहीं एक बताई थी, वो अम्मा वो कहती हैं चाय पिला दो, फिर मैंने चाय पिला दी तो बोलते हैं कि वो भैया 20 रुपये वाला गुटखा दिला दो, 20 रुपये दे दो। तो मैंने बोला वो अम्मा वो तो गुटखे खाने के लिए मेरे पास पैसे नहीं है। तो मैं कह रहा हूँ कि वो आदत भी खराब होती है, दूर ही रहा करिएगा। मैं तो दो बातें आप लोगों से कहते हैं कि एक तो अपने चरित्र को, ऐसा कोई काम मत करिए जिससे चरित्र खराब हो, और ऐसा कोई काम मत करिए जिससे आपका स्वास्थ्य खराब हो, ठीक है। ये टिप्पणियाँ रहती हैं, इन्हें देखना हुआ अगर तो देख सकते हैं। इसकी पीडीएफ आपको एजुकेशन सर्कल प्लेटफॉर्म है ना, वहाँ मिल जाएगी, जो बताया ना आपको, और उसकी लिंक अबाउट सेक्शन है ना, वहाँ डाल दी जाती है, वहाँ डली रहती है। भीड़ प्रबंधन की लचल व्यवस्था। और आप देखिए कहीं भी कोई भी कार्यक्रम होता है ना, वहाँ भीड़ भगदड़ से आप देखते हैं कि लोगों को जान माल की हानि भी होती है। अभी आपने देखा है कुंभ में हुआ, फिर आपने देखा है कि दिल्ली के रेलवे स्टेशन पर भी हुआ, उससे पहले हाथरस में आपने देखा होगा। भारत जैसे विशाल और सांस्कृतिक रूप से समृद्ध देश में धार्मिक सामाजिक सांस्कृतिक आयोजनों का गहरा महत्व है। इन आयोजनों में लाखों लोग एकत्रित होते हैं जो देश की विविधता, सांस्कृतिक धरोहर और धार्मिक विश्वासों का प्रतीक होते हैं। महाकुंभ मंदिरों के दर्शन, राजनीतिक रैलियां और अन्य बड़े कार्यक्रम समाज के लिए उत्सव का रूप होते हैं, लेकिन इन आयोजनों में सुरक्षा और भीड़ प्रबंधन की कमजोरियां अक्सर बड़े हादसे का कारण बनती हैं। हाल ही में नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हुई भगदड़ में 18 लोगों की मौत हो गई। इससे पहले आपने देखा महाकुंभ में हुई भगदड़ में 30 लोगों की मौत हो गई थी। ये घटनाएं न केवल भीड़ प्रबंधन की कमजोरियों को उजागर करती हैं, बल्कि यह भी साबित करती हैं कि अगर समय रहते कदम नहीं उठाया गया तो ऐसी त्रासदियां बार बार हो सकती हैं। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के अनुसार 1996 से 2022 के बीच भारत में 3,935 से अधिक भगदड़ की घटनाएं हैं, जिनमें 3,000 से अधिक लोगों की जान भी गई। यह आंकड़ा भयावह है और हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि हम कितनी बड़ी समस्या का सामना कर रहे हैं। ये घटनाएं सिर्फ आकस्मिक नहीं है, बल्कि सिस्टम और सुरक्षा उपायों की गंभीर कमी को दर्शाती हैं। भारत में धार्मिक सांस्कृतिक आयोजनों की संख्या अत्यधिक है। इन आयोजनों में भाग लेने वाले लोगों की संख्या भी बड़ी होती है, और ऐसे आयोजनों में भीड़ प्रबंधन की विफलताएं न केवल जान माल की हानि का कारण बनती है, बल्कि समाज में गहरी निराशा और चिंता का माहौल भी बढ़ाती है। अब आप देखिए कुंभ की भीड़ को रोका जा सकता था, उस भगदड़ को रोका जा सकता है था, और दिल्ली में भी रोका जा सकता था, लेकिन आप देखिए कुछ कमियां नहीं रोक पाए। उससे सीख लेना चाहिए, आगे इस तरह की भगदड़ ना हो, उस पर भी ध्यान देना चाहिए। भीड़ प्रबंधन में बार बार असफलता के कारण कई कारण, जिसमें प्रमुख कारण योजना की कमी और आयोजन स्थल पर क्षमता से अधिक लोगों का एकत्रित होना। जब आयोजक बिना सही योजना और पूर्वानुमान के कार्यक्रम आयोजित करते हैं तो इसका परिणाम भारी नुकसान के रूप में सामने आता है। बड़े आयोजनों में अपर्याप्त सुरक्षा, भीड़ की अधिकता और बुनियादी ढांचे की कमी भी बड़े हादसों का कारण बन सकती है। दूसरी बड़ी समस्या है सुरक्षा बलों की कमी, जो इन आयोजनों में भीड़ नियंत्रण में अहम भूमिका निभाते हैं। कई बार आयोजनों के दौरान पर्याप्त पुलिस या सुरक्षा कर्मी तैनात नहीं होते हैं, और जिससे स्थिति खराब हो जाती है। इसके अतिरिक्त सुरक्षा कर्मियों कि अपर्याप्त ट्रेनिंग भी इस समस्या को बढ़ाती है। यदि सुरक्षा बलों को सही प्रशिक्षण और जागरूकता नहीं मिलती तो वे भीड़ को नियंत्रित करने में असमर्थ होते हैं और स्थिति बिगड़ जाती है। जब आयोजनों में जानकारी का सही तरीके से प्रसार नहीं होता तो भी अफवाहों का फैलाव और भीड़ को नियंत्रित करना मुश्किल हो जाता है। इसलिए आयोजन स्थल पर सूचना का प्रसार सही तरीके से और प्रभावी रूप से किया जाना चाहिए, ताकि अफवाह से बचा जा सके। आपातकालीन सेवाओं की अनुपलब्धता भी भगदड़ जैसी घटनाओं का कारण होती है। जब घायलों को समय पर उपचार नहीं मिलता तो अधिक लोग अपनी जान गंवा देते हैं। किसी भी बड़े आयोजन में, विशेषकर धार्मिक आयोजनों में, आपातकालीन सेवाओं की तैनाती बेहद महत्वपूर्ण होती है। इससे न केवल घायलों को समय पर मदद मिलती है, बल्कि स्थिति की गंभीरता को भी कम किया जा सकता है, और आयोजकों की लापरवाही भी भगदड़ जैसी घटनाओं का मुख्य कारण बनती है। कई बार आयोजक सुरक्षा मानकों की अनदेखी करते हैं और खतरों को नजरअंदाज कर देते हैं। हालांकि भगदड़ की बढ़ती घटनाओं को देखते हुए सरकार ने सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए कई महत्वपूर्ण पहल और अधिनियम लागू किए हैं, जिनका उद्देश्य बड़े आयोजनों में सुरक्षा सुनिश्चित करना, भगदड़ जैसी घटनाओं को रोकना और नागरिकों की सुरक्षा को सुनिश्चित करना है। सबसे पहले आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 का उल्लेख किया जा सकता है, जिसे प्राकृतिक और मानव निर्मित आपदाओं के प्रभाव को कम करने
के लिए बनाया गया था। इस अधिनियम के तहत भगदड़ को भी आपदा में की श्रेणी में रखा गया और जिसमें अग्रिम योजना, प्रोटोकॉल और आपातकालीन राहत कार्यों की व्यवस्था की जाती है। इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने भी विशेष दिशा निर्देश जारी किए और जिनका उद्देश्य आयोजनों स्थलों पर सुरक्षा मानकों को सुनिश्चित करना है। ये दिशा निर्देश भगदड़ से बचाव के लिए पूर्व चेतावनी प्रणाली के क्रियान्वयन पर जोर देते हैं, जिससे आयोजनों के दौरान सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। रेलवे स्टेशनों पर भीड़ नियंत्रण के लिए भारतीय रेल ने अपनी सुरक्षा के लिए विशेष प्रोटोकॉल लागू किए हैं। इनमें सीसीटीवी कैमरे, आपातकालीन अलार्म सिस्टम, प्रशिक्षित रेलवे पुलिस बल की तैनाती जैसी व्यवस्थाएं शामिल हैं। सरकार ने, आप देखिए, स्मार्ट सिटी पहल के तहत भी तकनीकी उपायों को लागू किया है, जिनमें ड्रोन, भीड़ विश्लेषण सॉफ्टवेयर, मोबाइल अलर्ट सिस्टम जैसे उपकरणों का इस्तेमाल किया जा रहा है। सरकार ने आपातकालीन हेल्पलाइन नंबर और बटन आधारित अलर्ट की पहल भी की, जिसमें 112 हेल्पलाइन नंबर को भीड़ प्रबंधन की आपात स्थिति के लिए सक्रिय किया गया है। एक सुरक्षा अलर्ट नामक मोबाइल ऐप भी लॉन्च किया गया, जो भीड़ में फंसे लोगों को निकटतम पुलिस स्टेशन से तत्काल सहायता प्राप्त करने में मदद करता है। इन सभी उपायों से सरकार ने भीड़ प्रबंधन में सुधार लाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। हालांकि इन पहलों का सही और सख्त क्रियान्वयन ही त्रासदियों को रोकने में प्रभावी हो सकता है। तकनीक का हो अधिकतम उपयोग। आप लोग क्या सोचते हैं? अपनी राय आप लोग जरूर बताया करिएगा। भीड़ प्रबंधन की मौजूदा प्रणाली में सुधार के लिए सरकार और विभिन्न संगठनों ने कई पहल की हैं, लेकिन इसे और अधिक प्रभावी बनाने के लिए कुछ अतिरिक्त कदम उठाने की आवश्यकता है। सबसे पहला कदम है स्मार्ट तकनीक का अधिकतम उपयोग करना। रियल टाइम भीड़ निगरानी के लिए सेंसर और ड्रोन जैसे आधुनिक उपकरणों का इस्तेमाल किया जा सकता है, जो भीड़ के घनत्व और गतिविधियों को लगातार मॉनिटर करे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित चेतावनी प्रणाली के माध्यम से संभावित खतरों का मूल्यांकन पूर्वानुमान किया जा सकता है और जिसमें से आप देखते हैं कि आयोजकों को पहले से ही अलर्ट किया जा सके और वे समय रहते आवश्यक कदम उठा सके। एक मोबाइल ऐप भी विकसित किया जा सकता है जो नागरिकों को सुरक्षित मार्ग सुझाए और भीड़ भाड़ वाले क्षेत्रों में खतरे के संकेत दे और जिससे लोग सतर्क हो घटनाओं से बच सके। दूसरी आवश्यकता है मानक संचालन प्रक्रिया का कड़ाई से पालन। सभी आयोजनों के लिए एक मानक संचालन प्रक्रिया अनिवार्य की जानी चाहिए और जिसमें भीड़ नियंत्रण प्रोटोकॉल, प्रवेश और निकास बिंदुओं की योजना और आपातकालीन सेवाओं की तैनाती के नियम शामिल हो। और इस आप देखते हैं कि तरह की प्रणाली यह सुनिश्चित करेगी कि आयोजक और सुरक्षाकर्मी इन प्रक्रियाओं का पालन करें और जिससे किसी भी दुर्घटना का जोखिम कम हो सके। पुलिस और सुरक्षा बलों की ट्रेनिंग और जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन भी बेहद महत्वपूर्ण है ताकि वे भीड़ प्रबंधन के दौरान प्रभावी रूप से काम कर सकें। विशेष रूप से प्रशिक्षित पुलिस और सुरक्षा कर्मियों की तैनाती की जानी चाहिए और जो भीड़ नियंत्रण में माहिर हो। स्कूल, कॉलेजों और सार्वजनिक स्थानों पर भीड़ से बचने के उपायों पर जागरूकता अभियान चलाया जाना चाहिए और ताकि आम नागरिक भी सुरक्षित तरीके से आयोजनों में भाग लें, वे सुरक्षा नियमों को समझें और उनका पालन करें। एक अन्य महत्वपूर्ण कदम बड़े आयोजनों के लिए पूर्व सूचना और अनुमति प्रणाली को अनिवार्य बनाना है। जब तक आयोजकों को आवश्यक अनुमति नहीं मिलती है और प्रशासन को भीड़ की सही जानकारी नहीं मिलती है, तब तक उचित सुरक्षा उपाय करना कठिन हो सकता है। यह सुनिश्चित करेगा कि आयोजन स्थल पर भीड़ का प्रबंधन सही तरीके से किया जाए और आपातकालीन सेवाओं का समय पर उपलब्ध हो सके और इसके साथ ही बड़े आयोजनों और धार्मिक स्थलों पर एक विशेष बल का गठन किया जा सके जो इन स्थानों पर विशेष रूप से प्रशिक्षित हो। यह बल उन्नत आप देखिए उपकरणों और तकनीकों से सुसज्जित हो ताकि किसी भी अप्रत्याशित स्थिति से निपटा जा सके। आपातकालीन प्रतिक्रिया समय में सुधार की भी जरूरत है। विशेष आपातकालीन प्रतिक्रिया टीमों को आयोजन स्थलों के पास तैनात किया जाना चाहिए और पर्याप्त संख्या में एम्बुलेंस और चिकित्सा सेवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित की जानी चाहिए ताकि किसी भी आपातकालीन स्थिति में तुरंत कार्रवाई की जा सके। अंत में एक मजबूत कानूनी ढांचे और सख्त दंड का प्रावधान भी किया जाना चाहिए। आयोजकों द्वारा भीड़ प्रबंधन नियमों का उल्लंघन करने पर भारी जुर्माना लगाया जाना चाहिए और जिम्मेदारी सरकारी अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। इन कदमों के माध्यम से हम भविष्य में भीड़ प्रबंधन को और अधिक प्रभावी बना सकते हैं और इससे जुड़े त्रासदियों को रोक सकते हैं। यह केवल सरकारों और आयोजकों का काम नहीं बल्कि हर नागरिक की जिम्मेदारी भी बनती है कि वह भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर सतर्क रहे और सुरक्षित व्यवहार अपनाए। इन सुधारों को लागू करके हम एक सुरक्षित, संगठित और सुनियोजित समाज का निर्माण कर सकते हैं जहां हर आयोजन सुरक्षा और खुशी का प्रतीक बन सके। और इस तरह की आप देखते हैं कि खबरें अगर अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर जाती हैं तो एक अच्छी छवि नहीं बनती है देश की, समझ रहे हैं आप लोग। और हर किसी को अपनी जिम्मेदारी निभाना चाहिए, मैं कहता हूँ, तो सब कुछ बेहतर हो सकता है। ये राजनीति की बातें हो रही हैं, सब आप लोग देख सकते हैं, देखना हो तो पढ़ना हो पढ़ सकते हैं। और देखिए आर्टिकल तो बहुत सारे लिखे जाते हैं हर न्यूज़पेपर में, लेकिन काम के कितने हैं और ज़्यादा काम के कितने हैं ये ज़रूरी है। मैं कहता हूँ ना कि आज के समय में आपको मालूम होना चाहिए कि क्या पढ़ना है, उससे ज़रूरी ये भी है कि क्या नहीं पढ़ना है आपको, ठीक है। अब आपका कोई सवाल हो, मेरे लिए सुझाव हो तो बता सकते हैं। धन्यवाद।